नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। यानी कि जब आपका दुश्मन कभी कोई गलती कर रहा हो तो उस टाइम पर उसको ना रोको ना टोको। ये कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने। हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉश स्टडी। हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को, जो कि है नेपोलियन बोनापार्ट, द रूलर ऑफ फ्रांस। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, हमेशा की तरह आपके लिए एक क्वेश्चन कि इसमें से किस शहर में नेपोलियन का टूम्ब मौजूद है। कमेंट सेक्शन आपका है, गिव द करेक्ट आंसर। हमेशा की तरह इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। लेट्स स्टार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि हिस्ट्री का, इतिहास का एक बहुत बड़ा नाम है और एक इंटरेस्टिंग चीज कि नेपोलियन बोनापार्ट का बर्थडे और इंडियन इंडिपेंडेंस डे दोनों मनाए जाते हैं ऑन अगस्त 15। ये पैदा हुए ऑन अगस्त 15 1769 इन अजेक्सियो सिटी, जो कि हिस्सा था कॉर्सिका आइलैंड का और इस पर रूल करता था फ्रांस। तो ये वहां पर पैदा हुए इन अ रिच रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन फैमिली और जो इनके फादर थे उनका नाम था कार्लो बोनापार्ट, जो कि एक इटालियन ओरिजिन लॉयर और डिप्लोमेट थे और इनकी मदर का नाम था मारिया लेटिजिया बोनापार्ट, जो कि एक नोबल वुमेन थी। और शादी के वक्त कार्लो बोनापार्ट की एज थी 8 इयर्स और इनकी वाइफ की एज थी 13 इयर्स। इनके टोटल 8 बच्चे थे, जिसमें से कि नेपोलियन तीसरे नंबर पे थे। तो जब नेपोलियन 9 साल के हुए तो ये मूव कर जाते हैं इन द मेन लैंड ऑफ फ्रांस और ये वहां पर एक रिलीजियस स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। बट इन द सेम ईयर इनको मिल जाती है एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप और ये ट्रांसफर ले लेते हैं इन अ मिलिट्री एकेडमी, जहां से कि ये 1785 में कंप्लीट करते हैं अपना ग्रेजुएशन, जिसके बाद ये फ्रेंच आर्मी में ही कमीशन्ड हो जाते हैं एज द सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफिसर। तो आर्मी में कमीशन होने के बाद इन्होंने बहुत सारी बैटल्स में पार्टिसिपेट किया और नेपोलियन ने अपनी पूरी जिंदगी में 60 से ज्यादा बैटल्स लड़ी। तो जब ये आर्मी में कमीशन हुए तो इन्होंने सीज ऑफ टोलोन में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी फ्रेंच बैटल्स को भी लीड किया। जैसे कि जब फ्रांस ने 1790s के लास्ट में स्विट्जरलैंड और माल्टा की इन्वेजन की तो उस आर्मी को और उस मिलिट्री को लीड कर रहे थे नेपोलियन और इनको यहाँ पर मिलती है एक बहुत ही जबरदस्त जीत। बट इसके साथ साथ हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी किया था कि फ्रांस में एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहा था, बिकॉज 1789 में फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और फिर 1793 में वहां पर जैकोबिन्स गवर्नमेंट बन जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबेस्पियर। बट उसके बाद फिर उनके रूल को खत्म करके वहां पर एस्टेब्लिश किया गया डायरेक्टरी रूल। बट डायरेक्टरी रूल में भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे और डायरेक्टर्स थे, यहाँ पर इनके बीच में क्लैश देखने को मिले, जिससे कि फ्रांस में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगी और इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के रिजल्ट में 1799 में कूप ऑफ 18 ब्रूमेर होता है और इसमें नेपोलियन यहाँ पर जो डायरेक्टरी रूल था उसको उखाड़कर फेंक देते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं फ्रेंच कॉन्सुलेट। आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं फर्स्ट फ्रेंच कॉन्सुलेट की मीटिंग। तो यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मत रखते हैं कि ये जो नया सिस्टम था ऑफ फ्रेंच कॉन्सुलेट, इसके साथ ही फ्रेंच रेवोल्यूशन का एंड हो जाता है और इसके बाद स्टार्टिंग होती है ऑफ फ्रेंच कॉन्सुलेट, जो कि चलता है फ्रॉम 1799 टू 1804 और ये जो फर्स्ट कॉन्सल थी इसको प्रीमियर कॉन्सल भी बोला जाता है। और यहाँ पर नेपोलियन ने फॉर्म किया एक ऑटोक्रेटिक एंड सेंट्रलाइज्ड रिपब्लिकन गवर्नमेंट को इन फ्रांस और इसके साथ साथ ही नेपोलियन लाते हैं ऑथोरिटेरियन पर्सनल रूल, जिसको के देखा जाने लगा एज मिलिट्री डिक्टेटरशिप। फिर जब ये नया सिस्टम फॉर्म हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन, तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स के लोग थे, यानी कि जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी और उससे पहले जो लुइस 16 की गवर्नमेंट थी, तो इनसे जो बिलोंग करने वाले लोग थे वो यहाँ पर इनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं और इनके अगेंस्ट असैसिनेशन प्लॉट करने लगते हैं। बट जो नेपोलियन थे उनको भी इन असैसिनेशन प्लॉट्स के बारे में पता चल जाता है और वो इन्हीं को बेस बनाते हुए फ्रांस में कंडक्ट कराते हैं रेफरेंडम, जहां पर वो लोगों से पूछते हैं कि क्या वो फ्रांस के एम्परर बने या नहीं। तो 1804 में ये रेफरेंडम कंडक्ट कराया जाता है, जिसके रिजल्ट में
पब्लिक इनको वहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और ये बन जाते हैं एम्परर ऑफ फ्रांस। और इसी के साथ हम ये देखते हैं कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वापस आ जाती है और जो डेमोक्रेसी थी वो खत्म हो जाती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में जहां पर के नेपोलियन का कोरोनेशन किया जा रहा है, उनकी ताजपोशी की जा रही है। तो इसके बाद से नेपोलियन को हिस्टोरियंस देखते हैं दो तरीके से, एक तो एज द रूलर ऑफ फ्रांस और दूसरा एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। तो जब 1804 में ये बन जाते हैं एम्परर ऑफ फ्रांस, तो ये वहां पर कुछ रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स और रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। इनको सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता है और इसके साथ साथ इनको नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 के नाम से भी जाना जाता है। और ये रिफॉर्म्स क्या थे? इन्होंने यहाँ पर कहा कि किसी को भी कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, बल्कि उसको प्रिविलेज मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। फिर सभी लोग लॉ के सामने कंसीडर किए जाएंगे एज इक्वल टू वन एंड ईच अदर। फिर इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि सबको राइट टू प्रॉपर्टी है और इसके साथ साथ इन्होंने फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। तो ये जो इनके रिफॉर्म्स थे, इनको न सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में अप्रिशिएट किया गया। और जैसे कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड या कई शहर जैसे कि मिलान, वॉर्सो, ब्रुसेल्स, यहाँ पर फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया गया एज द हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। हार्बिंगर के मीनिंग होते हैं किसी भी मेजर चेंज को इनिशिएट करने वाला, उसको लाने वाला। तो इनके ये जो रिफॉर्म्स थे, इन रिफॉर्म्स को यूरोप में पूरी तरीके से एक्सटेंड करने के लिए मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए अगेंस्ट स्पेन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बावेरिया, प्रशिया, रशिया, और इनको कॉन्कर करना स्टार्ट कर दिया। तो इनका जो रूल था वो अपने पीक पर, अपने जेनिथ पर पहुंचा इन 1812। तो आप इस मैप पर भी देख सकते हैं कि 1812 तक यूरोप के बहुत सारे जो स्टेट्स थे, कंट्रीज थे, जिसमें कि वेरियस कंट्रीज लाइक प्रशिया, जर्मनी, स्पेन, इटली, ये सब 1812 तक पार्ट बन गए थे ऑफ फ्रेंच एम्पायर। तो इन्होंने अपने रिफॉर्म्स को एक्सटेंड करते हुए जो न्यूली फ्रेंच कंट्रोल्ड एरियाज थे, वहां पर फ्यूडल सिस्टम और सर्फडम को खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया। वैसे फ्रांस में तो फ्यूडल सिस्टम को 1789 में ही अबॉलिश कर दिया गया था, बट ये जो एरियाज जो अब फ्रांस के कंट्रोल में आए थे, यहाँ पर इनको अब खत्म किया गया। फिर जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थी उनको भी हटा लिया गया, यानी कि उससे पहले बहुत सारी बिजनेस एसोसिएशंस पर पाबंदी थी कि आप ये प्रोडक्ट नहीं बना सकते, आप यहाँ ट्रेड नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो इसको गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस बोला जाता था, तो इन्होंने यहाँ पर वो भी खत्म कर दी। फिर इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था, इन्होंने इसको भी इम्प्रूव किया। बट इसके साथ ही नेपोलियन बोनापार्ट ने टैक्सेस, सेंसरशिप और फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन, यानी कि जबरदस्ती आर्मी में लोगों को भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। तो इनके जो रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स की वजह से होने वाले एडवांटेजेस थे, अब पब्लिक उसको यहाँ पर कम अहमियत देने लगी। फिर साथ ही इन्होंने यहाँ पर एक और गलती क्या की कि जो इनके फैमिली मेंबर्स थे, उनको इन्होंने बड़ी बड़ी पोस्ट देना शुरू कर दी, जैसे कि गवर्नर, ऑफिसर्स बनाना शुरू कर दिया, जो कि इन्होंने नई टेरिटरीज कॉन्कर की थी। और जो वहां की डायनेस्टीज और किंगडम्स थे, उनको वहां से डिस्पोजेस कर दिया गया था। जैसे कि जो इनके भाई थे लूसियन बोनापार्ट, उनको बना दिया गया प्रिंस ऑफ कैनाइनो म्यूजिगनानो, जो कि सिचुएटेड है इन इटली। और फ्रेंच आर्मीज जो कि इनिशियली कंसीडर की जा रही थी एज द लिबरेटर, बट अब इन सारे स्टेप्स की वजह से इनको देखा जाने लगा एज एन इन्वेडिंग फोर्स। और जो यूरोप के लोग थे, अब उनका भी फ्रेंच आर्मीज को लेकर एटीट्यूड बदल गया था। अब वो यहाँ पर हॉस्टाइल बन गए थे टुवर्ड्स द फ्रेंच आर्मीज। और नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, इनको डिफीट का सामना करना पड़ा इन द बैटल ऑफ लिप्जिग, जो कि प्रेजेंटली सिचुएटेड है इन जर्मनी। ये बैटल हुई थी इन 1813। अच्छा, इसके साथ ही यूरोप में एक लंबे टाइम से फाइट चली आ रही थी, रेस चली आ रही थी डोमिनेशन की बिटवीन फ्रांस एंड यूके। तो इसी के चलते इन 1815 बैटल ऑफ वाटरलू होती है इन बेल्जियम। और इस जंग में एक तरफ थे नेपोलियन बोनापार्ट विद हिज आर्मीज और दूसरी तरफ था कॉलिशन, जिसको लीड कर रहे थे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ यूके। तो ये जो बैटल थी, ये एक बहुत ही डिसाइसिव बैटल थी। और इस बैटल के रिजल्ट में ऑन 18 जून 1815 नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पर
बुरी तरीके से हार जाते हैं, जिसके साथ एक लंबे टाइम से जो डोमिनेशन की रेस चली आ रही थी वो एंड हो जाती है। और इसके साथ ही फ्रांस की इंपीरियल पावर भी काफी हद तक खत्म हो जाती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात कि ये दोनों कंट्रीज वैसे तो पहले से लड़ते चले आ रहे थे, बट इन बोथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर ये दोनों कंट्रीज मिलकर साथ लड़े इन अलाइड ग्रुप अगेंस्ट द एक्सिस पावर्स। तो फिर जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, इनको हार के बाद एग्जाइल कर दिया जाता है इन एल्बा आइलैंड जो कि इटली में सिचुएटेड है, और वहां से इनको सब्सिक्वेंटली एग्जाइल कर दिया जाता है इन सेंट हेलेना आइलैंड जो कि प्रेजेंट है इन साउथ अटलांटिक ओशन, जहां पर के इन्होंने अपनी बाकी लाइफ गुजारी इन एग्जाइल। और आफ्टर 1815 हम ये देखते हैं कि यूरोप में कंजर्वेटिज्म वापस आ जाता है और बॉर्बन डायनेस्टी जिससे कि लुइस 16 बिलोंग करते थे वो फ्रांस में पावर में वापस आ जाती है। अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो आपका क्वेश्चन था कि इनमें से किस शहर में नेपोलियन का टूम्ब उनका मकबरा मौजूद है, और इसका राइट आंसर है बी, पेरिस। सो दिस इज द होल लेक्चर अबाउट नेपोलियन बोनापार्ट, और मैं आशा करता हूं यहाँ आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। बट जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद अवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम अवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रोश स्टडी। तो यहाँ पर आपको हमेशा की तरह काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, ओके, बाय।